Okay, now starting from question number 2. First of all, I would like to tell you that what is basically conjugate. सबसे पहले हम ये बताएंगे कि स्टार्टिंग जो हमने की थी वो ये की थी, जनाब z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि रिप्रेजेंट होता है x प्लस वाई आयोटा से, जो कि बराबर होता है x कॉमा वाई के। तो जनाब हमें इसका चाहिए कॉन्जुगेट ना, तो कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट होता है z के ऊपर बार से, और जनाब z बार बराबर होता है x माइनस वाई आयोटा, दैट इज़ x कॉमा माइनस वाई। इसका मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट का आप साइन चेंज कर दें सिर्फ और सिर्फ। और अगर मैं आपको ग्राफिकली बताऊं, जनाब ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो जनाब अगर हमारे पास कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, तो जब हम नीचे देखेंगे तो वो हो जाएगा एक्स कॉमा माइनस वाई। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करूँ इस पे, और यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करूँ इस पे, सो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये रिफ्लेक्शन है। किस पे रिफ्लेक्शन है? एक्स एक्सिस पे। तो याद रखिएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो थियोरेटिकली वो बेसिकली क्या होता है, उसकी रिफ्लेक्शन होती है एक्स एक्सिस में। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से जो हम बात करते हैं मॉड्यूलस की, मॉड्यूलस होता है बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड। तो जनाब मॉड्यूलस रिप्रेजेंट होता है ऐसे, और जनाब मॉड्यूलस ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और वाजे रहे कि मॉड में आयोटा नहीं लिखते। ठीक है जनाब, याद रहेगा कि मॉड में आयोटा नहीं लिखते। तो जनाब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने सपोज कर लिया लेट z इज इक्वल टू -7 प्लस आयोटा। तो अगर मैं कंसिडर करूं इसको, तो जनाब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हो गई -7 और y की वैल्यू हो गई 1, क्योंकि ये बराबर होता है x प्लस वाई आयोटा के। तो जनाब z बार बराबर था x माइनस वाई आयोटा के। तो अगर मैं वैल्यूज डाल दूँ तो ये हो जाएगा -7 -1 आयोटा, जो कि हो जाएगा -7 माइनस आयोटा। और इसी तरीके से अगर मुझे मॉडुलस ऑफ z निकालना है तो ये बराबर है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू 1 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो जनाब ये हो जाएगा अंडर रूट 50, और 50 को फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं हम 5 अंडर रूट 2। तो 5 अंडर रूट 2 कैसे लिखा गया? तो जनाब 50 बराबर होता है 25 इंटू 2 के। अगर मैं रूट लगा दूँ 25 जो है वो बाहर आ जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है जनाब? इसी तरीके से अगर मैं पार्ट 2 दिखाऊँ आपको, पार्ट 3, तो जनाब हमने z सपोज किया है, सवाल दिया गया है हमारा 5, -2। तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब इसमें जो x है वो है 5 और y की वैल्यू है -2। तो जनाब अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो ये बराबर होगा x माइनस वाई के। इसका मतलब x की वैल्यू 5, y की वैल्यू थी जनाब -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जनाब? प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दें, मर्जी है आपकी। और इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जनाब ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 25 प्लस 4 करेंगे तो जनाब ये आ जाएगा अंडर रूट 29। इज दैट क्लियर टू यू? आगे बढ़ते हैं जनाब
जनाब अब हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ जो कि आपको याद करना पड़ेंगी। पहले बता देता हूँ मैं आपको कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि अगर आप किसी नंबर का कॉन्जुगेट करके दोबारा कॉन्जुगेट करोगे तो वही नंबर आएगा। अच्छा जी, अगर आप दो नंबर्स को प्लस कर रहे हैं पहले और फिर कॉन्जुगेट करें, या पहले कॉन्जुगेट करें फिर प्लस करें, जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस में भी यही प्रॉपर्टी है। आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करें देन कॉन्जुगेट करें, पहले कॉन्जुगेट करें देन मल्टीप्लाई करें, जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से आप दो नंबर्स डिवाइड करें फिर कॉन्जुगेट करें, या आप दो नंबर्स के कॉन्जुगेट लें फिर डिवाइड करें, जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाइए जनाब मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़। मॉडुलस ये कहता है कि आप z का मॉड लें या उसके कॉन्जुगेट का मॉड लें या आप उसके नेगेटिव का मॉड लें, सबका आंसर बराबर आता है। मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि आप पहले मल्टीप्लाई करें फिर मॉड लें, पहले मॉड लें फिर मल्टीप्लाई करें, जवाब बराबर आता है। और इसी तरीके से डिवाइड की भी यही प्रॉपर्टी है कि आप पहले डिवाइड करें या पहले मॉड करें, जवाब पे कोई फ़र्क नहीं आता। जनाब देखें बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ के ऊपर एज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है जनाब। तो जनाब आपके सामने मैंने बनाया y एक्सिस और आपके सामने बनाया मैंने x एक्सिस। तो जनाब अगर मेरे पास पोजीशन वेक्टर मैं बनाऊं जो कि ओरिजिन से बनता है, ठीक है, एक a वेक्टर बनाया मैंने, ठीक है, और जनाब एक बनाया मैंने b वेक्टर, ठीक है। तो a वेक्टर और b वेक्टर अगर हैं, सो फॉर सपोज अगर ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट x2 y2 है, तो जनाब a वेक्टर बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि रिप्रेजेंट होगा x1 प्लस y1 आयोटा से, और b रिप्रेजेंट होगा x2 प्लस y2 आयोटा से। ठीक है खैर जनाब, ये है हमारे पास एक वेक्टर a। मैट्रिक में हमने पढ़ा था हेड टू टेल रूल। जनाब ये है वेक्टर b, और अगर मैं पहले के टेल को दूसरे के हेड से जोड़ दूं तो ये कहलाता है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट वैसे तो बराबर होता है a प्लस बी के, लेकिन अगर आप रिजल्टेंट का मॉड निकालें तो ये हमेशा मॉड ऑफ a प्लस बी से छोटा होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जब आप z1 प्लस z2 करेंगे तो ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट हमेशा छोटा आएगा z1 प्लस z2 से, और ऑब्वियस सी बात है कि माइनस वाला तो छोटा होगा ही होगा। बात समझ में आ रही? तो ये बेसिकली क्या है, ये रिजल्टेंट है, ये a है, ये भी। ये तो अभी आपको मैंने बताया कि रिजल्टेंट जो है वो a प्लस बी से छोटा होगा। तो बाय डायग्राम
भी बता सकते हैं। उसके अलावा मैट्रिक का थ्योरम भी है। क्या थ्योरम है? द थर्ड साइड इज ऑलवेज लेसर देन द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। ये मैट्रिक का थ्योरम है। तो यहाँ पर आर जो है वो थर्ड साइड है, वो ए प्लस बी से छोटा होगा। ये क्यों है बराबर? क्योंकि ये तो वेक्टर एडिशन है। तो वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट है वो दो वेक्टर्स का एडिशन कहलाता है। लेकिन जो यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो मैं बात कर रहा हूँ रिजल्टेंट की, कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब? और अगर नहीं समझ में आई तो कोई मसला नहीं है। जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है, इसको रख लो। इस प्रॉपर्टी का नाम है जनाब ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल से डिराइव होती है। आगे चलते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 जनाब। उससे पहले मैं आपको ज़रा बताऊंगा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जनाब एडिटिव इनवर्स बेसिकली होता ये है कि एडिटिव इनवर्स से पहले आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी वैसे 0 0 0 होती है, यहाँ पर होती है 0 प्लस 0 आयोटा ना, जिसको हम 0,0 लिखते हैं। और अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि मैं कोई भी नंबर है कॉम्प्लेक्स, मैं उसको एडिटिव आइडेंटिटी से ऐड करूंगा ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह 1 प्लस 0 आयोटा जो है ना वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिसको हम 1,0 लिखते हैं। तो इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर तुम उठा के इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से होता है एडिटिव इनवर्स। और इसी तरीके से होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि जब तुम z को एडिटिव इनवर्स के साथ प्लस करो तो तुम्हें मिले एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो बराबर हो गया 0,0, जेड उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा x,y। तो जब मैं माइनस करूंगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा -x,-y। ऐसे भी लिख सकते हो और -x-y आयोटा भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जब तुम्हें कभी एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो x को भी नेगेटिव ले लो और y को भी नेगेटिव ले लो। बात समझ में आ गई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये कहता है कि जब तुम z को मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से तो तुम्हें मिलेगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना चाहता हूँ तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1,0। इससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा x,y को। और अगर मैं डिवीजन का पूरा प्रोसेस लगा दूँ जो कि सिखाया जा चुका है आपको पहले, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है जनाब? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z इनवर्स या फिर 1/z से भी डिनोट करते हैं। अक्सर और बेशतर पेपर में a और b की फॉर्म में मांगा गया है, तो x की जगह पर a आ जाएगा और y की जगह पर b आ जाएगा। तो जनाब अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 पूछूं तो उसमें जो z दिया हुआ है वो दिया हुआ है -3,8।
तो जनाब जिसमें x की वैल्यू हो जाएगी -3 और y की वैल्यू हो जाएगी 8। तो अगर हम बात करें एडिटिव इनवर्स की तो ये बराबर आएगा +3 -8, क्योंकि दोनों के साइन चेंज कर दिए जाएंगे। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर डालूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिप्रेजेंट होता है z इनवर्स से। सिर्फ आपको वैल्यू डालनी है x की और y की। तो जनाब ये हो जाएगा -3 अपॉन -3 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर, y की वैल्यू है 8 अपॉन -3 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर। ठीक है जनाब, ये हो जाएगा -3 अपॉन 73 आएगा गालिबन, और जनाब ये आएगा -8 अपॉन 73। जनाब इस तरीके से एडिटिव इनवर्स और इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 में आपको Z1 और Z2 की वैल्यू दी गई है और 5 टाइम्स Z1 -4 टाइम्स Z2 का डॉट बॉन्ड मांग रहे हैं। ये हो गया 5 टाइम्स Z1 -4 टाइम्स Z2 का मॉड। मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया जनाब मल्टीप्लाई, हो जाएगा -7 प्लस 13 आयोटा। मैं लिख सकता हूँ हेयर x की वैल्यू y की वैल्यू, तो मैं यूज़ करूँगा मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला, जो कि क्या है √ x² + y²। ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर +13 का स्क्वायर। वाज़ेह रहे कि मॉडुलस में आयोटा नहीं लिखते। तो ये 49 आ गया और ये 169 आ गया। ऐड कर लोगे तो 218 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? नाउ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज 2.3। First of all, they are asking about the Argand diagram. So basically, what is Argand diagram? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप ग्राफ पे शो करते हैं तो वह कहलाती है आर्गन डायग्राम। तो अगर यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू देखूँ तो वो है 4 और 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट बनाना है 4,3। तो रैंडम अपनी मर्जी से मार्किंग लेंगे। 4 यहाँ तक लिया, 3 यहाँ तक लिया, और जनाब यहाँ पर हमने मार्क करके इसको मिला देना है ओरिजिन से। जब मैं इसको ओरिजिन से मिलाऊंगा और ये वेक्टर बनाऊंगा तो वेक्टर कहलाएगा 4 + 3 आयोटा और पॉइंट होगा 4,3।
चाहो तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा के दिखा दो और उसमें पता चल जाएगा कि ये जो हाइट है ये 3 है और ये जो है वो 4 है। अगर हमसे आर्गुमेंट ऑफ z मांगे तो आर्गुमेंट कहते हैं थीटा को। ये निकलता है जनाब tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4 क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो 3 है। बेसिकली ये है थीटा। तो अगर यहाँ से मैं थीटा निकालूँ तो ये आएगा टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी कहते हैं। क्लियर है जनाब? जनाब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कह रहे हैं इज देयर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर हुज एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आर इक्वल। तो जनाब मैंने सपोज कर लिया कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो इक्वल हैं। तो एडिटिव इनवर्स होता है -x, -y और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जनाब x/x² + y² -y/x² + y²। इसको हम लिख सकते हैं -x - y आयोटा x - y आयोटा अपॉन x² + y²। तो जनाब हमने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपस में बराबर रख दिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करने। तो सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है और जो आखिर में आंसर आएगा उसमें जो आयोटा के बगैर वाला होगा उसको हम रियल कहते हैं और जो आयोटा के साथ वाला होगा उसको हम इमेजिनरी कहते हैं। सिर्फ ये बताना है कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। Z1 दिया हुआ है जनाब, Z2 दिया जाए जनाब और कह रहे हैं प्रूव करो ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है जनाब? Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड क्या होता है? लेस देन इक्वल टू होता है किसके? Z1 + Z2 के मॉड से। और ये लेस देन इक्वल टू होता है किससे? मॉड Z1 + मॉड Z2। तो पहले हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो मॉड Z1 के लिए तो हो जाएगा √x² + y²। तो जनाब ये आएगा √25 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? फिर हम कर लेते हैं जनाब Z1 + Z2 का मॉड। तो इसमें पहले Z1 और Z2 की वैल्यू को प्लस किया जाएगा, निकालना है। तो अपने 4 का स्क्वायर का 25 दैट इज 5। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? और उसके बाद जनाब हम करेंगे Z2 का मॉड। तो जनाब ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। जनाब ये आएगा √2। तो हमारी मेन इक्वेशन थी इक्वेशन ए। अगर मैं इक्वेशन ए में तमाम 5 - √2 लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 5 + √2। तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रूव हो गया। और प्रूफ कैसे हो गया? क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये वाली चीज़ छोटी है। ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेटर में डालें 5 से छोटी है, ये वाली चीज़ बड़ी है।
तो जनाब ये चैप्टर 2 हो गया ख़त्म और बहुत बहुत मुबारक आप सबको।